वार्तालाप के इस कार्यक्रम में शामिल होकर आपसे चर्चा करके कई पहलुओं पे अच्छी बातें आई, अच्छी कई ऐसी चीज़ें जो लोग जनरली पूछते नहीं हैं, आपने पूछा तो अच्छा लगा आज इस डिस्कशन में आपसे बात करके। और मैं सभी से जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वार्तालाप के इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। उस दिन लाइब्रेरी में वहाँ पे एक दिन बैठ के कुछ किताबें पढ़ रहे थे, तो साथ के एक दोस्त ने किताब लाके दी, जिसमें हम लोग का फ़ोटो था बचपन का। लगभग अफ्रीका की ही ज़्यादातर सारे ट्रॉफी जानवर आपको अफ्रीका के ही हैं। यहाँ दिख रही हैं। तो ये वॉर्टहॉग है, वो सेबल करके एक हिरन होता है वहाँ हिरन। का। हाँ, एंटीलोप, सेबल एंटीलोप है, ऐसे वॉर्टहॉग कहते हैं, ज़ीब्रा इधर हो गया। तो सेवंथ में आपको पता चला कि आप एक हाँ, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। हाँ, उसके पहले तक ऐसा घर में ना कभी बात होता था, ना कभी इस विषय पे कोई चर्चा होता था। सच पूछेंगे तो बचपन में हम लोग को बहुत ज़्यादा समझ था नहीं कि हम लोग कोई क्या है? राज परिवार से हैं या ऐसा कोई ताल्लुकात रखते हैं। वहीं बड़े, फिर शिमला के बाद आके डीपीएस भोपाल में अपनी पढ़ाई आगे करी। वहाँ से फिर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली में, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वहाँ पढ़ने गया। तो लगभग उसी पढ़ाई में पढ़ाई भारी भार निकल गई और वैसे ही बड़े हो गए। अभी आपके पास कौन सी, मतलब आपके काफिलों में कौन सी गाड़ियाँ हैं? हम लोग कॉलेज में थे तो बहा करके कंपटीशन होता था, जिसमें ये कॉलेज के बच्चे, दिल्ली की बात हो रही है? दिल्ली की बात हो रही है। आपकी जो वाइफ है, उनके जो फादर हैं, वो भाजपा से बिलोंग करते हैं, तो फिर यहाँ पे आपकी तालमेल कैसे बैठी? अ, क्योंकि जहाँ कांग्रेस तक और भाजपा की विचारधारा काफी अलग है। जहाँ तक पापा की बात रही तो पापा कांग्रेस में ही थे। तो वार्तालाप का एक नया अध्याय, और इस अध्याय में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो सरगुजा संभाग क्षेत्र पे राजा महाराजा के घर से ताल्लुकात रखते हैं, और वो हम उन्हें प्रिंस भी कह सकते हैं या फिर हम उन्हें महाराज भी कह सकते हैं। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम ऐसा कहते हैं तो। और जो छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय टीएस बाबा जी के भतीजे हैं, हम आदि बाबा जी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद थैंक यू। हमारे इस वार्तालाप में जुड़ने के लिए और हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए। अच्छा लगा आप लोग ने याद किया, बात करने का मौका दिया। सर, वार्तालाप का सर जैसे जो थीम ये है, तो मैं आपको क्या बुला सकता हूँ? आप मेरे को आदि बुला सकते हैं? अच्छा, तो आदि जी, जैसे वार्तालाप का जो थीम ये है कि हम इस पे खुले विचारों से बात करते हैं, और मैं इस पे कुछ भी क्वेश्चन आपसे कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। हाँ, तो हम इस पे आपके जैसे जो समाज के जो लोग हैं, जो आम परिवारों से बिलोंग करते हैं, उनकी एक अवधारणा होती है कि राजा महाराजा कैसे होते हैं, मतलब वो उनका रहन सहन कैसा होता है। तो आपके हम बचपन की बातें करेंगे पहले, कि आपका बचपन कैसा था, क्योंकि आप एक राज घराने में पले बड़े हैं। बचपन की बात करें तो बचपन भोपाल में बीता। राज दादाजी आईएएस अफसर थे। भोपाल में चीफ आईएएस अफसर थे, तो उनको अपनी आगे की पोस्टिंग भोपाल में मिली। उन्होंने अपना कार्यकाल छतरपुर से शुरू किया, फिर ग्वालियर रहे, भिंड मुरैना रहे, ऐसे करते करते फाइनली भोपाल में चीफ सेक्रेटरी के रूप में रिटायर हुए। तो सच पूछेंगे तो बचपन में हम लोग को बहुत ज़्यादा समझ था नहीं कि हम लोग कोई क्या है? राज परिवार से हैं या ऐसा कोई ताल्लुकात रखते हैं। जबकि क्योंकि वो अधिकारी थे, भारत सरकार के एक सेवक थे, सिविल सर्वेंट थे, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग का बचपन लगभग बीता। शहर चेंज करने में? हाँ, हम लोग तो भोपाल में ही रहे तब तक, क्योंकि वो रिटायर हो गए थे। और भोपाल में घर में वहीं कैंपियन स्कूल में पहले पढ़ाई हुई। वहाँ से फिर बोर्डिंग चला गया, बोर्डिंग स्कूल शिमला में। तो शिमला में जब बोर्डिंग स्कूल में था तो उस दिन लाइब्रेरी में वहाँ पे एक दिन बैठ के कुछ किताबें पढ़ रहे थे, तो साथ के एक दोस्त ने किताब लाके दी, जिसमें हम लोग का फ़ोटो था बचपन का। अच्छा, आपका फोटो था? मेरा भी था। मैं 4-5 साल का रहूँगा, मैं सिस्टर 1-2 साल के ग्रैंडफादर के साथ। तो वहाँ पे जब देखा, फिर पढ़ा, तो समझ आया कि अरे ये तो रॉयल फैमिलीज ऑफ इंडिया की किताब है, जिसमें हम लोग का भी फोटो है। तो उस दिन फिर घर में पूछा तो कुछ ये पहली बार जब समझ आया कि ऐसा कोई ताल्लुकात है। लेकिन उसके बाद भी कभी कितने वर्ष के रहे होंगे तब आप? मैं क्लास 7th में रहा, 6th या 7th में था। 7th में आपको पता चला कि आप एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं? हाँ, उसके पहले तक ऐसा घर में ना कभी बात होता था, ना कभी इस विषय पे कोई चर्चा होता था। ज़रूर ये है कि दशहरा में सरगुजा आते थे, दशहरा के कार्यक्रम में शामिल होते थे, लेकिन उसमें भी ऐसा लगता था कि शायद यही कार्यक्रम होता है
क्योंकि बचपन में कभी किसको अलग तरीके से अलग रूप से नहीं बताया जाता था। और महाराजदादा ने जब आईएएस ज्वाइन किया तो जो राजकीय प्रोसेशन होता था हाथियों का, उनने, क्योंकि वो सिविल सर्वेंट हो गए थे, सरकार के अधीन एक सरकार के अधीन। सेवक की तरह काम कर रहे थे, तो उन्होंने उन सब प्रथाओं को उस समय के लिए होल्ड पे डाल दिया था। और उनके कार्यकाल में हम लोग एक पैलेस में ज़रूर मनाते थे, लोग मिलने आते थे, पर ऐसा लगता नहीं था कि कुछ हम लोग अलग तरीके से अलग उसमें कर रहे हैं। तो बाद में जाके फिर ये बात समझ आई, और उसके बाद भी लेकिन घर में कभी ऐसा कोई माहौल रहा नहीं। वहीं बड़े, फिर शिमला के बाद आके डीपीएस भोपाल में अपनी पढ़ाई आगे करी। वहाँ से फिर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली में, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वहाँ पढ़ने गया। तो लगभग उसी पढ़ाई में पढ़ाई भारी भार निकल गई और वैसे ही बड़े हो गए। अच्छा, फॉरेन भी गए आप पढ़ाई के लिए या फिर इंडिया में सिर्फ आपने स्टडी की? इंजीनियरिंग मैंने दिल्ली से की, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आजकल दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। वहाँ से अपना बैचलर्स किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद बाहर जाने का मौका लगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली से अपना मास्टर्स किया प्रोडक्ट डिज़ाइन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। Okay. फिर 1 साल मर्सिडीज़ के साथ काम किया वहाँ। लगभग 2.5 साल स्लम्बर्जे करके एक ऑयल एंड गैस की कंपनी है ह्यूस्टन में, वहाँ काम किया। फिर 2016 में वापस आया। तो आपने मर्सिडीज के साथ कौन सी ईयर में काम किया था? मैंने वहाँ उनके साथ, हम लोग ने काम किया 2013 से 2014। तो आपके पास कारों का कलेक्शन भी होगा फिर, या फिर आपको नहीं, शौक तो होगा? शौक तो था। जब इंडिया में था तो पहले यहाँ जनरल मोटर्स में इंटर्नशिप की थी बैंगलोर में। उसके बाद फिर मर्सिडीज का 1 साल काम करने का मौका लगा। हमेशा से ऑटोमोटिव सेक्टर में ही काम करने का ज़्यादा मन था, लेकिन मास्टर्स के बाद प्रोडक्ट डिज़ाइन की तरफ ध्यान गया, तो फिर ऑयल एंड गैस में काम करने का मौका लगा। और गाड़ियों का तो शौक हमेशा से था। गाड़ियों के बारे में पढ़ना समझना। एक हम लोग कॉलेज में थे तो बाहा करके कंपटीशन होता था, जिसमें कॉलेज के बच्चे, दिल्ली की बात हो रही है? दिल्ली की बात हो रही है। तो उसमें स्कूल कॉलेज के बच्चे गाड़ियां बना के कंपटीशन करते थे। तो इंदौर के पीतमपुरा में ट्रैक बनता था, और एक जैसे जीप होती है, अच्छा, हैंडमेड गाड़ियां बनाते हम लोग पूरा खुद, मॉडिफाई करके? नहीं, पूरा खुद बनाते थे। सेल्फ डिजाइन? उसका चैसी से लेके पाइप्स को बेंड करके उसका पूरा फ्रेम बनाते थे। फिर आपके ओवरऑल सारा डिजाइन भी फुल डिज़ाइन, ब्रेक्स वगैरह खुद डिज़ाइन करते थे, उसकी गाड़ी की स्टीयरिंग सिस्टम पूरा खुद डिज़ाइन करते थे। सिर्फ इंजन, ऑब्वियसली एक फिक्स्ड इंजन था जो हर टीम को लेना पड़ता था, उस इंजन के साथ फिर गियर बॉक्स पूरा खुद बनाते थे। तो लगभग पहले साल कॉलेज में गया तो जाते ही इस ग्रुप के साथ जुड़ गया था। फिर 4 साल इस ग्रुप के साथ काम किया। हम लोग 3 बार इंदौर में रेस में भाग लिए। 1 साल हम लोग को साउथ अफ्रीका जाने का मौका लगा, जो ऑल इंटरनेशनल कंपटीशन होती है, उसमें जाके भाग लेने का मौका लगा, वहाँ पे भाग लिए। और हमेशा से गाड़ियों के संदर्भ में, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के संदर्भ में इन्वॉल्व रहा कॉलेज भर। अभी आपके पास कौन सी, मतलब आपके काफिलों में कौन सी गाड़ियां हैं? अभी पूछे तो मेरे पास खुद कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन घर में जो गाड़ियां हैं, हाँ फिर भी घर पे तो भोपाल में एक मर्सिडीज़ की जीएलसी है, एक ऑडी की Q3 है, और जो मेरी सबसे पसंदीदा है तो एक पुरानी हम लोग के पास जीप विलीज, उस टाइम की जो विलीज जीप होती थी 1951 की, 1951? हाँ, वो एक है। वो चालू कंडीशन में? हाँ, एकदम रनिंग कंडीशन में है। क्योंकि रैलीज का शौक था, ऑफ रोडिंग का शौक था, तो जीप जिप्सीज काफ़ी रही ओवर द ईयर। अभी एक थार है। उसके अलावा अभी एक गाड़ी चेंज कर रहे हैं, तो वो अभी जस्ट एक मर्सिडीज़ की सेडान थी, वो बेची है। तो गाड़ियों का शौक है थोड़ा, बट यहाँ पे मेरे पास, अपने पास अभी यहाँ पे, और एक हम लोग के पास पुरानी पजेरो है। वो मेरे को सबसे अच्छी गाड़ियों में से एक लगती है। कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है तो आराम रहता है। तो अभी यही गाड़ियाँ। अच्छा, जैसे जब कॉलेज पास आउट किया आपने, तो जब आपको रियलाइज़ हुआ कि आप एक राजघराने से बिलोंग करते हैं, तो कभी आपने धौंस दिखाई इस चीज़ की अपने दोस्तों के बीच में? ऐसा कभी था ही नहीं, कॉलेज में तो कभी बात हुआ नहीं। नहीं, फिर भी कभी माहौल गर्मा गर्मी हो जाता है कॉलेज? ऐसा कभी हुआ नहीं। मेरा स्वभाव भी नहीं है बहुत ज़्यादा लड़ाई ऐसा करने का, कॉन्फ्लिक्ट करने का। होगा ऐसा? आज तक ऐसी बात तो नहीं है कि हम लोग वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में भी थे, तो वहीं गवर्नमेंट हॉस्टल में ही रहते थे, कॉलेज के हॉस्टल में, तो सब लोग के साथ ही रहना था, वो था। तो कभी ऐसा बात आया नहीं कि आपका बैकग्राउंड क्या है। कॉलेज में तो ज़्यादा फोकस था पढ़ाई पे, ज़्यादा फोकस था ये इंजीनियरिंग के जो प्रोजेक्ट्स थे, इन सब चीज़ों पे, और दोस्ती यारी में साथ घूमते फिरते रहते थे, हॉस्टल में टाइम बीता। तो कभी इस पॉइंट पे ज़्यादा हॉस्टल में आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आए, ऐसी बातें कम ही हुई।
हॉस्टल की लाइफ बातें छोड़ दें, पर उस पूरे लाइफ में आपके लाइफ स्पैन में ऐसी कभी बातें आई कि आपको अपनी मतलब फैमिली बैकग्राउंड यूज़ करना पड़ा नहीं, हो? आज तक तो ऐसी बात अच्छा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मौका भी नहीं लगा। हाँ, तो जैसे आपने फिर कॉलेज पास आउट किया, फिर आप राजनीतिक कैरियर पे आप अग्रसर हैं अपने, तो आपने कांग्रेस ही क्यों चुना फिर? अ, 2016 में जब मैं अमेरिका से लौटा, उस समय घर में कुछ बीमारी भी थी, दादी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो उस समय सब लोग वापस आए, उनके साथ रहे। तब बिल्कुल पॉलिटिक्स में आने का कोई मन नहीं था। धीरे-धीरे समय बीता। परिवार का लगभग 5 पीढ़ियों से कांग्रेस से जुड़ाव रहा है। आपको मैं बताऊँ तो आज़ादी के पहले से हम लोग के परिवार ने कांग्रेस का साथ दिया। 1929 में जब सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए त्रिपुरी में, जबलपुर के पास जब अधिवेशन हुआ था, तो सरगुजा के यहाँ से सारे हाथी खाना राशन लेके उस अधिवेशन को सपोर्ट करने गए थे, और उनका जो जुलूस निकला तो वो सरगुजा के हाथी पे ही बैठ के अपना जुलूस निकाले। फिर बताते हैं, जैसे हम लोग सुनते हैं बातचीत में, कि जब अंग्रेज़ों ने चंद्रशेखर आज़ाद पे काफ़ी कार्रवाई करने की कोशिश की, तो सरगुजा के जंगल में ही आके वो रुके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हम लोग के पहले राष्ट्रपति बने, आपने भी देखा होगा सूरजपुर में एक कुटिया उनके नाम पे, राष्ट्रपति की कुटिया के नाम से सूरजपुर में एक है। और जब वो यहाँ रुके तो एक टीचर के रूप में छुपे, यहाँ के राजा के सानिध्य में रहे, लगभग 6 से 8 महीना यहाँ रहे। उसी समय वो पंडो बस्तियों से उनने पढ़ाना शुरू किया, उनको लिखाना शुरू किया, और फिर आगे जाके जब राष्ट्रपति बने तो उनको अपने दत्तक के रूप में अपनाया, उन लोग को जगह दी। तो एक पुराना संबंध यहाँ पे कांग्रेस पार्टी से इस परिवार का, हम लोग के परिवार का रहा। और इंडिपेंडेंस के बाद भी परिवार से कोई ना कोई कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा, चुनाव लड़ा, किसी न किसी तरीके से पार्टी के कामों में, विचारों के साथ इन्वॉल्व रहे। और मुख्य बात ये थी कि जो कांग्रेस पार्टी की सोच रही, विचार हमेशा यही रहा कि हम लोग जब आज़ाद हुए तो बहुत ही मुश्किल समय में आज़ाद हुए। उस समय आबादी आज से कम थी, 25 से 30 करोड़ के बीच की आबादी थी, लेकिन गरीबी का प्रकोप बहुत ज़्यादा था। अंग्रेज़ों ने देश के जो मूलधन है, जो मूल व्यवस्था है, उसको चरमरा दिया था, कमज़ोर कर दिया था। और कांग्रेस उस समय एक ऐसे विकल्प के रूप में आई जो आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करने की सोच से सत्ता में आई। अंग्रेज़ों को तो हटाया, एक मुख्य पहलू वो था, लेकिन उसके आने के बाद एक आम नागरिक की ज़िंदगी को कैसे संवार सकें, और एक बहुत ही गरीब देश का नेतृत्व संभाला। और उसको आज हम लोग उसका परिणाम देखते हैं कि भारत अग्रसर देश, हाँ, विश्व के टॉप 5 प्रमुख व्यावसायिक देशों में आता है। अंग्रेज़ों के आने के पहले कहते हैं कि दुनिया की 40% जीडीपी भारत और चीन के बीच में थी। 2 देशों के बीच में लगभग 40% जीडीपी दुनिया की रहती थी। भारत को स्वर्ण की चिड़िया भी कहा जाता था। स्वर्ण चिड़िया। अंग्रेज सारा धन बाहर ले गए, यहाँ के लोगों के लिए कभी बहुत ज़्यादा काम नहीं किए। लोग कहते हैं कि ये बना गए, वो बना गए, लेकिन वो वही बना गए जो उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाता था। ट्रेन नेटवर्क कहाँ बनाए, जहाँ से वो कोयला निकाल सकते थे, जहाँ से वो चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते थे। पोर्ट्स कहाँ बनाए, जहाँ से उनके पोर्ट को सामान जा सकता था। तो आम नागरिक की ज़िंदगी के लिए यहाँ नहीं सोचे। बंगाल का जब सूखा पड़ा तो करोड़ों लोग मरे, लेकिन उस समय अंग्रेजी शासक के द्वारा यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया। तो उनकी सोच वो थी, और कांग्रेस उस गरीब देश को एक अच्छा ताकतवर देश दुनिया में बनाने के लिए संकल्पित थी, सबको साथ लेकर चलने की सोच में थी, देश को आगे बढ़ाने की सोच में थी। तो उस विचारधारा से जुड़े रहा परिवार, और हम लोग भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित रहे। अच्छा, जैसे आपने बताया, मतलब काफ़ी डीप एक्सप्लेन किया आपने कांग्रेस का लेकर, और मैं थोड़ी आपके पर्सनल लाइफ पर आऊँगा। जो आपकी जो वाइफ है, उनके जो फादर हैं वो भाजपा से बिलोंग करते हैं, तो फिर यहाँ पे आपकी तालमेल कैसे बैठी? क्योंकि कांग्रेस और भाजपा की विचारधारा काफ़ी अलग है। जहाँ तक पापा की बात रही, तो पापा कांग्रेस में ही थे। वो गुना के पास एक विधानसभा क्षेत्र है बमोरी, वहाँ से पहले विधायक बने, और उस समय वो कांग्रेस से ही विधायक बने। उनका मतलब बहुत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ बहुत करीबी रहे, उनके साथ मिलके बहुत काम किए, और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसमें सिंधिया जी को ऐसा निर्णय लेना पड़ा। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि सरकार गिराने में उनका हाथ रहा। हाँ, वो उसमें हिस्सेदार तो थे, इधर के विधायक थे, फिर वहाँ से जाके दोबारा चुनाव लड़े,
जब पार्टी शिफ्ट किए। और सिंधिया जी की जो भी परिस्थितियां रहीं, जिस भी परिप्रेक्ष्य में उनको वो निर्णय लेने पड़े, कुछ व्यक्तिगत कारण भी रहे, कुछ राजनीतिक कारण भी रहे, और उनको उस समय वो सही लगा, वो उनका पर्सनल चॉइस है। और आज उस कारण से वो भाजपा में है। तो मैं ये नहीं मानता कि कांग्रेस में अगर कोई है और भाजपा में कोई है तो वो तलवार निकाल के एक दूसरे के सामने गला काटने के लिए खड़े हो जाए। राजनीतिक पार्टियां जितनी हैं, चाहे कांग्रेस, भाजपा, बसपा, सपा, टीएमसी, शिवसेना, सब एक सोच से देश निर्माण के लिए ही काम करना चाहते हैं। अल्टीमेट मूल्य क्या है किसी भी पार्टी का, कि देश को हमें आगे बढ़ाना है, पर हमें ये रास्ता अपनाना है या हमें ये रास्ता अपनाना है। तो अगर क्योंकि ये गोल नहीं होगा तो राजनीति में रह ही नहीं पाएंगे। राजनीति में अल्टीमेटली क्या, वोट, लोगों का वोट लेना है। लोग किसका साथ देंगे? लोग उसी का साथ देंगे जो उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, देश को आगे बढ़ाना चाहता है। तो हर पार्टी को उस परिप्रेक्ष्य में कुछ ना कुछ वोट मिलता है। और व्यक्तिगत आपकी राय कुछ भी हो, आपकी राजनीतिक राय कुछ भी हो, लेकिन एक दूसरे की, ऐसा नहीं होता कि अगर वो कोई भाजपा में चला गया तो वो मेरा दोस्त नहीं रहा या परिवार का हिस्सा नहीं रहा या उनको दूर कर दिया। पर हाँ, हम लोग के घर में भी कई बार बात होती है तो वैचारिक डिबेट हो जाता है, कई बार फिर भी एक बहस हो चर्चा का जाती है। विषय होगा ये। हाँ, आपस में कई बार कई नीतियों से वो हम लोग की संतुष्ट नहीं रहते, कई नीतियों की उनसे हम लोग संतुष्ट नहीं रहते, तो इस बारे में चर्चा होती है, पर वो परिवार का हिस्सा है। व्यक्तिगत परिवार अलग हुआ, राजनीतिक सोच और विचारधारा अलग हुई। अच्छा, तो जैसे कि मैं ये जो देख रहा हूँ, जो यहाँ पे जंगली सुअर है, ये सारे सही है या फिर ऐसा आपने मतलब उस पुराने टाइम से है? यहाँ पे कुछ लगभग 7 ट्रॉफी लगी हैं। तो एक बाघ को छोड़ देंगे। अच्छा। तो ये बाकी ये सब अफ्रीका की ट्रॉफी हैं, बाहर की हैं। तो 1930 में महाराजा रामानुज शरण सिंह देव जब थे, तो उस समय वो अफ्रीका गए थे। उस समय के वो बड़े शिकारियों में माने जाते थे। वहाँ पर ऐसा कहानी जैसा हम लोग सुनते हैं, 1930 की बात, 1933 की बात है, 33-35 की बात है, 1-2 बार गए थे। हाँ। तो वहाँ पर एक बार ऐसा एक जंगली सांड, राइनो जो कहते हैं, हाँ। वहाँ पे उनको हिंदी में अपन सांड के नाम से भी बोलते हैं, तो वो इतना आतंक मचा रहा था कि उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो दुनिया भर से कई बड़े प्रमुख शिकारियों को बुलाया गया था कि आके इसको अगर रोक सकें तो रोकें। तो उस समय उनको भी जाने का मौका लगा। तो जब तब गए थे तो उस समय हंटिंग का एक अलग परिप्रेक्ष्य था। इंसान की, आदमखोरों को मारा जाता था, आदमखोरों को भी माना जाता था, एक खेल भी था। मतलब दोनों बात कहना चाहिए, जो सच है कि एक इसको स्पोर्ट्स की तरह भी लेते थे, आदमखोरों को कंट्रोल कर। जैसे सरगुजा का अगर आप उस समय का बात देखेंगे तो यहाँ इतना घंघोर जंगल और इतने ज्यादा बाघ थे कि गाँव में बसना बहुत मुश्किल था। गाँव में खेती कर पाना, रहना, लगातार यहाँ पे हमले, हाँ, इंसानों का बाघ के साथ या हाथी के साथ कुछ ना कुछ सामना होता था। तो उस समय हाथियों को तो महुवत के माध्यम से कंट्रोल किया जाता था, जंगली हाथियों को। लेकिन बाघ से बचाने का एक मुख्य तरीका था कि उनको मारा जाए, रोका जाए। तो उस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे काफी इतने बाघ थे, बताते हैं कि जब आज़ादी मिली तब यहाँ पे 3000 से ज्यादा बाघ सरगुजा क्षेत्र में थे। बाघों को नियंत्रित किया जाता था। ऐसा नहीं था कि बस जो दिख रहा है मारा जाता है। प्रॉपर बुक बनाई जाती थी, कौन नर है, कौन मादा है, किसके पेट में बच्चा है, किस उम्र का है, पूरा ट्रैकिंग करके एक पूरा डिपार्टमेंट रहता था जो ट्रैक करता था। और राजा महाराजा के अंडर होता था। अंडर होता था। एक दायित्व था गांव को बचाने का भी। उसकी तरीके से देखा जाए तो उस समय एक दायित्व था कि जंगली जानवरों से भी बचाना है गाँव को, ताकि वो खेती कर सके, आवागमन कर सके, रास्ता साफ रहे। तो महाराज की ड्यूटी में से एक ड्यूटी वो भी आती थी। और दूसरा पहलू खेल का भी था। कई बाहर से दूसरे राजा महाराजा आते थे, या कई बार ब्रिटिश के एजेंट आते थे, या कोई और आता था, तो उनको भी ले जाते थे। लेकिन उसमें एक क्राइटेरिया बंधा रहता था कि इसी नियम अनुसार ही हंटिंग अलाउ करेंगे। जानवरों का जो कमी आया वो तब आया जब जंगल कटने लगे, जब आबादी बढ़ी, लोगों के लिए, फसल के लिए जगह कम बची, रहने के लिए जगह कम बची, तो कहीं ना कहीं लोग जंगल में घुसने लगे, जंगल कटने लगे। 71 के बाद से आप देखिएगा तो हंटिंग बंद हो गई। लेकिन उसके बाद भी 20-30 साल तक लगातार जानवर कम होते गए। तो उसमें हंटिंग उतना बड़ा रोल नहीं था जितना कि तार बिछा के इलेक्ट्रिक्यूट कर दिया, पानी में जहर मिला दिया जहाँ जानवर पानी पीने आ रहा है। उन सब चीजों ने भी जंगल को बहुत नुकसान किया।
तो वो हंटिंग का दौर था, तो उस समय ये लगभग अफ्रीका की ही ज्यादातर सारे ट्रॉफी जानवर आपको अफ्रीका के ही हैं। यहाँ दिख रही है। तो ये वॉटहॉग है, वो सेबल करके एक हिरन होता है वहाँ हिरन। का, हाँ, एंटीलोप, सेबल एंटीलोप है, ऐसे वॉटहॉग कहते हैं, ज़ीब्रा इधर हो गया। तो